नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने जोशीमठ भू धसाव पर वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने करीब कई पन्नों की रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके अनुसार जमीन में पानी के रिसाव के चलते चट्टानों के खिसकने से भूस्खलन होना पाया गया है और जोशीमठ आपदा के बाद सरकार सतर्क हो गई है। समस्त जनपदों में डेंजर जोन के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाने पर सरकार विचार कर रही है। इसकी जानकारी शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने पर भवनों को सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जोशीमठ आपदा के बाद राज्य के सभी जनपदों में वर्तमान में निर्मित ऐसे भवन जो भूकंप, भूस्खलन, भूधसाव, अतिवृष्टि आदि की दृष्टि से जोखिम भरे भवनों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें चिन्हित कर सुरक्षित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। वहीं जोशीमठ भूधसाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जोशीमठ के प्रति उत्तराखंड सरकार गंभीर नहीं है और जब कोर्ट की फटकार पड़ी तब जाकर सरकार एक्शन मोड में आई। जो हमारी जियो टेक्निकल रिपोर्ट है और अन्य जो रिपोर्ट्स हैं उसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि चूंकि ये लूज मटेरियल पे बसा हुआ जोशीमठ, तो इस लूज मटेरियल के कारण कोई भी पानी अंदर ना जाए भारी मात्रा में, और प्लस जो निर्माण है उनको निर्माण को जगह के अनुसार कितनी भारी हो सकती है, कितनी ऊंचाई की हो सकती है, उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाया जाए। इसमें अभी फिलहाल जब तक कि हमारी पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती है स्टेबलाइजेशन की, तब तक वहाँ पर कोई भी छोटे मोटे निर्माण के अलावा कोई भी नए निर्माण हमने भी रोक रखा है। जो जोशीमठ की पिछले दिनों एक समस्या हमारे सामने आई थी, हालांकि उस समय भी हमारे विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी हमारे विभाग ने वहाँ बहुत बारीकी से जांच की थी और जिस प्रकार से वहाँ अनियोजित विकास हुआ उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। जहाँ हम लोग ड्रेनेज की बात करते हैं, जहाँ हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, ये वास्तव में अब आने वाले टाइम पे सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रकार के आने वाली जो हमारी समस्या है दोबारा से पैदा ना हो। लेकिन इसमें भी सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है और चाहे बड़े निर्माण हो चाहे दूसरे प्रकार के निर्माण हो, आप जानते हैं कि जिला विकास प्राधिकरण हर जगह है। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है कि लोग नियोजित तरह के से विकास में हमें सहयोग प्रदान करें ताकि इस प्रकार की समस्या और अन्य क्षेत्र में ना आए। वैज्ञानिक की रिपोर्ट आई है जिन्होंने ज़बरदस्त जल के रिसाव की बात कही है, अंदर ही अंदर ज़मीन में हरकत होने की बात कही है, कुछ जगहों पर असंवेदनशील माना भी है और जोशीमठ को अन्यत्र शिफ्ट करने की बात भी कही है। हमारी सरकार से मांग है कि वो तत्काल नए जोशीमठ बसाने के लिए ज़मीन का इंतजाम करें और जो लोग वहाँ प्रभावित हैं उनको जिस तरीके से बद्रीनाथ में उन्होंने कंपनसेट किया है, उन्हें अनुग्रह राशि दी है, उसी तरीके से क्या जोशीमठ के प्रभावितों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। ऐसा हमने पहले ही मांग की थी, आज भी हमारी मांग है और सरकार को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। हम तो धन्यवाद करेंगे कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये सरकार जागती है और हम हाईकोर्ट का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि ताकि सरकार आगे ऐसी हरकत न करे, इस संबंध में भी उच्च न्यायालय संज्ञान में रखे। कि पहली बात तो इस रिपोर्ट्स पर सवालिया निशान ये है कि इतने समय क्यों सरकार ने इसको लगाया। हम लगातार पिछले 6 महीनों से इन रिपोर्ट्स की मांग कर रहे थे कि इन्हें सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई हमारी अप्रैल में और उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल ये सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया गया और अभी भी जब किया गया है तो हाई कोर्ट के दबाव के बाद ये हुआ है। खैर, दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में आ रहा है कि एनटीपीसी को क्लीन चिट दी है आईआईटी रुड़की ने और जीएसआई वालों ने। अब जो क्लीन चिट मिली है उसमें वो पानी का एक नमूने की बात है। जहां तक आईआईटी रुड़की का ये कहना है कि पानी का जो नमूना है वो जो है एनटीपीसी के जो साइट से लिए हुए नमूने से मेल नहीं खा रहा है। तो इस पर हमारा कहना है कि अगर वो वहां से मेल नहीं खा रहा है तो जोशीमठ के जो जल स्रोत हैं वो तो सूखे नहीं है, उनमें तो लगातार पानी अभी भी चल रहा है। तो ये जो पानी 2 जनवरी को आया ये जो है ये तो 15 दिन में बंद हो गया। तो ये कहाँ से आया था, इसका कहीं कोई जो है डिटेल वो नहीं है।
तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक हैं जिन पर दबाव बनाया गया है और उनको कुछ भी कहने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, सरकार वो प्रतिबंध हटाए, वैज्ञानिकों को स्वतंत्र तौर पर अपनी बात रखने के लिए उनको खुली छूट दे। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जहां एक और जो है वो रिपोर्ट पेश कर दी गई है। 8 वैज्ञानिक संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है हाईकोर्ट को। उसके बाद अब सरकार ने सबक लिया है जोशीमठ से, और जितनी भी ऐसी जगह हैं जहां पर भूधसाव हो रहा है, भू कटाव की ज़्यादा समस्या है, वहां पर अब काम करने का प्रयास किया जाएगा। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पनोली यूकेडी नेता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यवीर जी, पहले तो रिपोर्ट आती है, हाईकोर्ट को सौंपी जाती है, उसके बाद अब प्रेमचंद अग्रवाल ये कहते हैं कि एक समिति गठित की जाएगी ऐसे जगहों के लिए। क्या पूरी जानकारी आपके पास है? पहले तो दिव्या दर्शनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा ही दुखद विषय है, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा जिस प्रकार से हमारे बीच से आज वो चले गए, और हमारे लिए बड़ा ही दुख का विषय है। मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपकी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि ये दुख की घड़ी में हम सभी उन परिवारजनों के साथ हैं, क्योंकि आज के जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सानिध्य में वो कार्यकर्ता के रूप से लेके आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है। तो हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है, और प्रदेश के लिए भी जिस प्रकार से उन्होंने, चाहे हम उत्तराखंड प्रदेश हों, चाहे आज उत्तराखंड प्रदेश हम बन गए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक ही थे, तब भी वो पर्वतीय राज्य के रूप में एक मंत्री थे। उन्होंने अपने सेवा काल में जितना उनसे हो सकता था उन्होंने क्या किया, उनके आदर्शों पर निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। आपका विषय है कि जोशीमठ में जो दसाव की जो उस समय दिक्कतें आई वहाँ पे, जिससे बहुत सारे मकानों को नुकसान पहुँचा, सरकार ने उस समय से लेकर अब तक क्या किया, क्या वहाँ पर कार्य चल रहे हैं, और क्या जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय जो रिस्पांस सरकार का होना चाहिए था, उस रिस्पांस से सरकार ने काम किया। जो वहाँ की उनकी बेसिक नीड्स थी, उन सभी को फुलफिल किया, और भारत के जो सबसे अच्छे संस्थान थे, उन संस्थानों को वहाँ पर लगाया कि यहाँ पर इसकी जो जोशीमठ की जो भौगोलिक दृष्टि है, चाहे उसके भू धसाव क्यों हो रहा है, उसके अंदर पानी का लेवल क्या है, क्या कारण थे, उन जो भारत के सबसे अच्छे संस्थानों से उनको काम करने को बोला। आज वो 8 संस्थानों की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे जो एक विषय उठ रहा था कि भाई, जो राजनीतिक दलों से भी उठ के आ रहा था कि जो वहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं, उस कारणों से ये सब हो रहा है, और आज रिपोर्ट आती है तो सुकून ये होता है कि उनका कहीं पर भी इस प्रकार का जिक्र नहीं है कि उन सब चीज़ों से हुआ। वहाँ पर जो उसका जो रिपोर्ट में सार्वजनिक हुआ है, वो ये है कि वहाँ की जो लिमिटेशंस थी, भाई वहाँ की जो भार क्षमता थी, उस क्षमता से अधिक वहाँ पर जो निर्माण हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पर, और जो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम था, उस ड्रेनेज सिस्टम के कारण वो सारा का सारा वहाँ पर वो दिक्कतें आई। मगर जो हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि भाई वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे एनटीपीसी का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे चारधाम के जो कनेक्टिविटी की रोड है, वो सब चीज़ों कहीं रिपोर्ट में कहीं जिक्र ही नहीं आया। वहाँ उसको तो बिल्कुल क्लीन चिट मिली है। हम उस समय भी कह रहे थे कि ये सब चीज़ें नहीं है, और ये अलग विषय है। फिर उस समय जो काम होना चाहिए था कि भाई उन लोगों को जिस प्रकार से कि भाई उनको कहाँ पर शिफ्ट किया जाए, आप उसी समय 11 ये तो मुख्यमंत्री जी ने 11 लोगों की टीम बनाई। वहाँ पर नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे, चाहे वहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे, चाहे वहाँ स्थानीय विधायक थे, या वहाँ के जिला अधिकारी थे, या आपदा प्रबंधन के जो प्रमुख थे, उनको सभी को उस 11 समिति में वो सब उसका किस प्रकार से वहाँ पर कार्यों को निपटारा किया जाए, उसके लिए लगातार काम कर रही है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि जितने भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि बहुत ज़्यादा घनत्व जिनका हो चुका है, उनको वहाँ की भार क्षमता को देखा जाए, वहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, उन सब का अध्ययन किया। अगर शहरी विकास मंत्री कह रहे हैं कि 7 समितियाँ बनाई दे रही है, तो स्वागत योग्य कदम है। एक और बात है कि जी उस समय त्वरित मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार रखते हुए 45 करोड़ उस समय एकदम से दिया। यहाँ तक कि पहाड़ी मूड के लोग थे, तो खासकर उनके पास, किसी के पास गाय है, किसी के पास खेती से जुड़े हुए लोग हैं तो बैल भी है, किसी के पास घोड़ा खच्चर है, क्योंकि जोशीमठ
जोशीमठ तो लगता हुआ उसी से बद्रीनाथ से, वहाँ से खासकर घोड़े खच्चर वाले भी होते हैं, बकरी पालन वाले भी है, भेड़ पालन, उन सबके लिए जो उसी समय 50,000 दिए गए, 1.5 लाख अलग से दिया गया, उनके खाने की व्यवस्था सरकार कर रही थी, दूध पानी अन्य सभी व्यवस्थाएं कर रही थी। और एनटीपीसी, आरडब्ल्यूडी और एससीसी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि 4,000 हम फैब्रिकेटेड हाउस बनाएंगे, वो लगातार उस दिशा में काम चल रहा है। और ये जो बजट इससे पहले आया था, जो 77,000 करोड़ का समथिंग हमारा बजट था, उसमें भी 1,000 का अलग से जोशीमठ के लिए रखा गया। तो मैं कह रहा हूं कि जोशीमठ को इतना सेंसिटिव होना चाहिए था, उतना हमारी सरकार सेंसिटिव कर रही है। एक मुद्दा उस समय जो बढ़ चढ़ के आया था, एक और आया था कि जो हमारी चारधाम की यात्रा है, जो हमारा अंतिम पड़ाव है, जो हमारे चारधाम का जो बद्रीनाथ है, उसके लिए कि जो यात्रा में लोग नहीं आएंगे, अब हमारा जो धार्मिक पर्यटन है वो रुक जाएगा। आज को डेट में कहना बड़ा कहते हुए सुकून होता है कि जो पिछले साल के जो हमारे धर्मानुरागी आए थे, वो इस साल उससे भी ज्यादा अभी तक की जो संख्या वो आ चुकी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार जिन मुद्दों पे काम कर रही है, जो जोशीमठ को केंद्र में रखना चाहिए था, यात्रा को केंद्र में रखना चाहिए था, उस सभी को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ रही है दिव्या दर्शनी जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद इसको अपनी निगरानी में लिया, जो एक मुख्य सेवक के रूप में लेना चाहिए था। तो आज जितने भी वहां आंदोलन हुए थे, आज क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसलिए नहीं दिख रहे कि लगातार वहां पर सरकार उनके लिए काम कर रही है। और जितना हमसे केंद्र सरकार से भी हमने लगातार संपर्क किया, और केंद्र सरकार भी हमारा लगातार इसमें सहयोग कर रही है। ठीक है, हमारे साथ अतुल सतीश जी हैं, संयोजक जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद सतीश जी, जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, हाईकोर्ट को सौंपी गई, उसके बाद अब राज्य सरकार का ये फैसला है कि 7 सदस्यीय समिति जो है उसका गठन किया जाएगा, जिसमें जोशीमठ के साथ साथ तमाम ऐसे हिमालयी क्षेत्र जहां पर इस तरीके की समस्या है उन पर काम किया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? अभी तो जो मैं सुन रहा था जिस तरह का, तो ये जो सब कुछ हुआ है इसमें तो जो हम लोगों का संघर्ष है, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का, वहाँ की जनता का, उस संघर्ष से, उस दबाव से ये कमेटियां बनी, ये अध्ययन हुए। और जो एक क्लीन चिट की भी बात अभी कोई सज्जन कर रहे थे, तो वो भी अभी शायद इन्होंने भी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी। रिपोर्ट तो अभी सरकार ने भी नहीं पढ़ी है। जैसा कि आपदा प्रबंधन के सचिव का बयान आया है, वो भी अध्ययन ही कर रहे हैं। रिपोर्ट जमा हो गई है फरवरी के महीने में, 10 फरवरी को एनडीए में जमा हो गई रिपोर्ट, और 7 महीने सरकार ने लगा दिए रिपोर्ट देखने में। और अभी भी जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, तो रिपोर्ट जो है तब सार्वजनिक हुई जब हाई कोर्ट का दबाव था, जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। जबकि मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी 8 अप्रैल को बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि मैं तत्काल देहरादून जाकर के रिपोर्ट सार्वजनिक करूंगा, लेकिन उसको सार्वजनिक करने के बजाय वो लगातार रिपोर्ट को दबाए रहे। अब जब रिपोर्ट बाहर आई है, उसमें जिस तरह की बात ये सज्जन कर रहे हैं कि भाई वो क्लीन चिट दे दी है, उस पर हम लोगों ने सवालिया निशान लगाया है। मैं तो अभी वो हाइड्रोलॉजी IIT रुड़की की रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें भी कहीं कोई बात निश्चित तौर पर नहीं कही गई है। केवल इतना उन्होंने कहा है कि जो पानी का सैंपल हमने जेपी कंपनी के नीचे से लिया, वो पानी का सैंपल एनटीपीसी के साइट से लिया, वो मिलान नहीं कर रहा। लेकिन वो अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं कि जो पानी आया है नीचे जेपी कंपनी से, वो पानी जो कि जो है ज्यादा सब्सिडेंस के लिए, यानी कि भू धसाव के लिए जिम्मेदार है, वो पानी आया कहाँ से? 10 लाख लीटर से ज्यादा पानी बहा है, वो खुद ही कह रहे हैं 25 दिनों में। तो अभी बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं। GSI जो बात कह रही है, उस बात पर सवालिया निशान है, क्योंकि वही GSI ने 2005 में इस परियोजना के लिए स्वीकृति नहीं दी थी, और 2005 में जो GSI कह रही है, वो आज के दिन पर उस बात से मुकर गई है। तो बहुत सारे सवाल अभी बाकी है। जहाँ तक 6 महीना इन्होंने लगा दिया, और अभी तक इनके पास ये जवाब नहीं है कि पुनर्वास, विस्थापन इत्यादि का क्या होने वाला है। क्योंकि सतीश जी आप जो कह रहे हैं खाली करने वाले हैं, उस इलाके को खाली करके कहाँ ले जाएंगे? लेकिन सतीश जी जो आप कह रहे हैं, GSI की जो रिपोर्ट है, GSI का जो आकलन है, वो इसलिए भी 2005 में अलग हो सकता है क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 16,000 करीब पॉपुलेशन थी, जो आज एस्टिमेटेड जो जिला प्रशासन है उसके मुताबिक 25 से 26,000 पहुंच चुकी है। तो अपना आप ऑटोमेटिकली चेंज इसलिए हो गया क्योंकि आप लोगों की जो जोशीमठ का जगह है वो पॉपुलेशन वाइज एक्सीड कर गई है कैपेसिटी। जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो, मैं भूगर्भ की बात कर रहा हूँ, उसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। GSI ने कहा 2005 में कि वहाँ जो वहाँ की स्थिति है, क्योंकि वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट
है वहां से गुजरती है जोशीमठ से, वहाँ जो है संवेदनशील है वो इलाका ऐसी परियोजना बनाने के लिए। उन्होंने इस बात के लिए चेताया एनटीपीसी को। मैं ये बात कह रहा हूँ, और आज के दिन पर वो कह रहे हैं कि वो 1 किलोमीटर दूर है जोशीमठ शहर से, इसलिए वो खतरा नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो है, अभी तक जो एनडीए में जो कह रहा है रिपोर्ट में कि जोशीमठ में अब किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, तो ठीक है, हम तो इस पर राजी हैं, नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का निर्माण कार्य। जब किसी भी तरह का भारी निर्माण पर प्रतिबंध लगेगा तो निश्चित तौर पर एनटीपीसी की परियोजना पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरी बात जो है, जोशीमठ का जो जनसंख्या है वो तो इतनी ही रहने वाली नहीं है, बढ़ेगी। उसके लिए आगे क्या करेंगे आप? वो जो आगे जनसंख्या का वृद्धि होगी, उनके बसावट के लिए, उनके आगे विकास के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? पिछले 7-8 महीनों में कोई कार्य योजना सरकार ने प्रस्तुत नहीं की, जबकि सरकार के पास ये रिपोर्ट पिछले 6 महीने 7 महीने से है। तो ये अध्ययन जोशीमठ का जो पुनर्निर्माण होना है, वहाँ स्थायीकरण के कार्य होने, उसकी कोई कार्य योजना पिछले 8-9 महीने में आप प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं कि आंदोलन बंद हो गया। किसने कहा कि आंदोलन बंद हो गया? आंदोलन लगातार जो है, हर महीने हम लोगों का धरना प्रदर्शन वहाँ होता है। लगातार लोग इस बात को लेकर के आशंकित है कि उनका भविष्य क्या होगा। अभी जब रिपोर्ट आई है, उसके बाद जब कहा जा रहा है पूरा इलाका वहाँ से खाली किया जाएगा, लोगों में भय है, आशंका है, कहाँ जाएंगे लोग, क्या उनकी व्यवस्था होगी, क्या उनका भविष्य होगा। तो केवल जो है अच्छी बातें करने से नहीं होगा। जमीन पर आप जब तक कुछ करके नहीं दिखाएंगे, तब तक ये सब बातें हवा हवाई है। जी ठीक है। चमोली जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? सती जी ने, क्योंकि वो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं? जब से रिपोर्ट पेश हुई है उसके बाद ये समितियां बनाने की बात की जा रही है। दिव्यदर्शनी, सबसे पहले तो मैं अतुल सती जी को धन्यवाद करूंगा कि सरकार का जो असली मुखौटा है वो समय समय पर हम प्रदेशवासियों के सामने लाते रहते हैं। इस राज्य का आप दुर्भाग्य मानिए कि लगभग 1.5 साल पहले कोई सर्वे हो जाता है और उसकी रिपोर्ट को जारी करने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए, उन लोगों को देखने के लिए जो लोग उससे प्रभावित हो रहे दिव्यदर्शनी, उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि सरकार इस पहाड़ के लोगों के लिए कितनी संवेदनशील है। क्या कोई साथी भाजपा का यह जवाब दे सकता है कि 1.5 वर्ष क्यों लगा? 1.5 वर्ष क्यों लगा? उस समय जब प्रतिदिन दिव्यदर्शनी, जब लोग जाने से डरते थे बद्रीनाथ, जब लोग सोचते थे जाने के लिए पहाड़ों पे, तो हमारे लोग वहां अपने खून पसीने से बसा के उन पहाड़ियों को प्लेन कर कर खेती बाड़ी करने का काम कर रहे थे, अपना घर बसा रहे थे। जब लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी, हम लोगों ने वहां बसने का काम किया। क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी सरकार की कि जब रिपोर्ट आपके पास थी तो उस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करते? लोग कम से कम इन 1.5 सालों में अपनी कुछ ना कुछ व्यवस्था करते। एक भी रोड मैप जोशीमठ के किसी भी व्यक्ति के पास कभी सार्वजनिक नहीं किया गया जो सरकार उनको बताए कि जोशीमठ का पलायन कोई गांव का पलायन नहीं है दिव्यदर्शनी, ये पलायन रोजगार का प्लान है। हमारे लोगों पे कितना रोजगार है। वो जो जोशीमठ है वो एक रोजगार की जगह है। पहाड़ का व्यक्ति वहां रोजगार करता है। अगर आप पलायन करेंगे तो उसको किस जगह बसाएंगे? वो क्या रोजगार करेगा? आप उसका हाथ काटने का काम करेंगे। वो कोई गांव का विस्थापन नहीं है। गांव का विस्थापन भी है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार का विस्थापन भी होगा। रोजगार में इस राज्य की क्या स्थिति है दिव्यदर्शनी, आप सबके सामने बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ सकते हैं। और क्या रोड मैप है और कौन कह रहा है कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन खत्म हुआ? आज भी प्रतिदिन सप्ताह में वहां के लोग तहसील परिसर में जमा होते हैं और सरकार से मांग करते हैं और पूछते हैं। दुर्भाग्य इस राज्य का ये वही लोग हैं जो रामपुर तिराहे में अपने प्राणों की आहुति देके तब जोशीमठ तक पहुंचे हैं। ये वही लोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। जो सरकार दिव्यदर्शनी 1.5 वर्षों तक लोगों से रिपोर्ट छुपाने का काम करेगी, उनके पास क्या रोड मैप इन लोगों के लिए होगा, समझ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं जोशीमठ के लोगों से कि आप संघर्ष करिए, पूरा प्रदेश आपके साथ है, पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है। और क्यों आप अगर कुछ भूगर्भ वैज्ञानिकों ने और साइंटिस्टों ने ये कहा है कि जोशीमठ में निर्माण नहीं होगा, आप वहां के रोजगार को तो रोकने का काम कर रहे हैं। निर्माण नहीं होगा, ठीक है, हमने कहा संवेदनशील है, लेकिन इतनी बड़ी परियोजना जो एनटीपीसी की हो उसको बनाने के लिए सरकार क्यों तुली हुई है? अगर आप किसी को मकान बनाने से वहां रोकेंगे तो एनटीपीसी
में जो कार्य हो रहा है उसको भी तत्काल प्रभाव से रोकने का काम करें। ये कौन सा दोहरा मापदंड आप जोशीमठ के लोगों के साथ कर रहे हैं कि एक तरफ तो उस व्यक्ति को अपनी जमीन में मकान नहीं बनाने देंगे और दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी परियोजना जोशीमठ का सीना खोदने का काम आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि काफी चिंताजनक विषय है, लेकिन अब चीजें निकल कर आ रही हैं क्योंकि रिपोर्ट पेश हो गई है। देखिए दिव्या जी, ये रिपोर्ट जो है वो सरकार ने ना तो टेबल करी और सार्वजनिक भी उसने एक प्रेशर के अंडर करा जब हाई कोर्ट का डंडा चला। ये वही सरकार है जो राजनीतिक टूरिज्म करने जोशीमठ गई थी जब वहाँ पे आपदाएं आई थी, और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, जैसा कि सती जी कह रहे हैं कि आपदा के सचिव का ये कहना है कि हम अध्ययन कर रहे हैं। 7-8 महीने में अगर ये सरकार अध्ययन नहीं कर पाई उस रिपोर्ट की और उसको सार्वजनिक भी नहीं करना चाहती है, तो वो रिपोर्ट निश्चित तौर पे शक के दायरे में आता है। दूसरा, सरकार का ये क्लेम करना कि एनटीपीसी की परियोजना को जो है ग्रीन झंडी मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन जैसा अभी सती जी ने बताया कि केवल 2 सैंपल उठाए गए जी। एक सैंपल एनटीपीसी के उस पानी का और एक सैंपल वो जो जेपी कंपनी के बगल में पानी आया था। 2 सैंपलों की जांच हुई, 2 सैंपलों में ये हुआ कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। बट जैसा कि उन्होंने बोला सेंट्रल थ्रस्ट है, सेंट्रल थ्रस्ट एक खतरे का निशान होता है जी, कि जब भी अगर आपका भूकंप या कुछ ऐसी चीजें आएंगी तो वो चीज और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और भूकंप की दृष्टि से हमारा प्रदेश वैसे भी जोन 5 में है। जोन 5 का स्टेट होने के साथ अगर सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में इतनी ब्लास्टिंग और इस तरीके से वहां पे चीजों को करा जाएगा जिससे वहां पे वाइब्रेशंस पैदा होंगी, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ अर्थक्वेक उसको हम बोल सकते हैं। और लगातार जब वो वहां पे करा जाएगा तो निश्चित तौर पर एनटीपीसी की जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण जो वहां पे वाइब्रेशंस की वजह से जो भू धसाव का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जी। दूसरी बात रही कि सरकार बहुत संवेदनशील है और सरकार वहां के विस्थापन को लेके और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी दिव्यदर्शन ने कुछ टाइम पहले आपके चैनल पे ही हमारी डिबेट थी जब ये अनुपूरक बजट आया था जी। 11,000 करोड़ में केवल 100 करोड़ रुपए का सरकार ने वहां पे बजट देने का काम करा। ये और उसके अलावा बाकी जगह हजारों हजार करोड़ एसटी वाले सेगमेंट में हजारों हजार करोड़ सरकार ने वहां दिए हैं। तो इससे सरकार की जो इस विषय के प्रति संवेदनशील और सरकार की जो जोशीमठ के लोगों के लिए चिंता इससे दिखती है। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है विस्थापन के टाइम पे, कभी टिहरी विस्थापन वालों से पूछना कि उनके साथ सरकार जो ये सरकार अभी बड़े बड़े दावे जोशीमठ के साथ कर रही है उनके साथ क्या क्या हुआ वो लोग आज तक भुगत रहे हैं। और दूसरी बात, फैब्रिकेटेड जब इनका घर बनाने वाली बात हुई थी तो जब आप जोशीमठ में कुछ बनेगा ही नहीं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जोशीमठ में कुछ बनेगा ही नहीं, जोशीमठ ओवर बर्डन हो गया है, ओवर प्रेशर्ड हो गया है, तो वो फैब्रिकेशन का क्या होगा। और अगर आपने पहले सरकार ने वो घोषणा करी, अब जब ये रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसमें क्या चेंज करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन सरकार की मंशा के ऊपर और जोशीमठ के भविष्य को लेके उठते हैं। बहुत ज्यादा धन्यवाद है अतुल सती जी का, जो वहां पे लगातार ऐसी सरकारों के साथ लड़ रहे हैं जो एक रिपोर्ट साझा करने में भी उनकी जान जा रही है। ऐसी सरकारें, ऐसी असंवेदनशील सरकार जो है वो जोशीमठ का क्या विकास करेंगी, इस पे क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है सतीवीर जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, जो रिपोर्ट पेश हुई और उसके बाद पहले क्यों नहीं सार्वजनिक हुई, अब क्यों सार्वजनिक हुई, अलग सवाल है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, 130 पन्नों की रिपोर्ट तो एनडीएमए की है, 180 पन्नों की सीबीआरआई की है। एक तरफ एनडीएमए ये कहता है कि नो कंस्ट्रक्शन जोन आप घोषित कर दीजिए, दूसरी तो और सीबीआरआई ये कहता है कि आप फेज्ड जो डिलिमिटेशन है वो कीजिए, यानी कि आप वहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं लेकिन फेज्ड और प्लान्ड वे में आप उस पर ध्यान दीजिए। तो आखिर सरकार अब इस पर काम कैसे करेगी, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं तो हर को बहुत टेक्निकली एनालाइज करना पड़ेगा।
मैंने आपको पहले ही कहा कि 11 संस्थान थे, भारत के नामचीन संस्थान थे, उन संस्थानों को वहां पर भेजा गया। भाई हमारे तो, मैं कहा हमारे लिए तो संवेदनशील था जोशीमठ, औरों के लिए राजनीतिक विषय था। हमारे लिए अगर संवेदनशील ना होता तो भारत के नामचीन, ये जो आप संस्थानों के नाम भी बोल रहे हैं, IIT रुड़की से लेके तमाम से आप नाम ले रहे हो, तो इसीलिए भेजे गए थे कि जोशीमठ के रख रखाव कैसे किया जाए, वहाँ के लोगों को किस प्रकार से कहीं अगर सेट, अभी सम्मानित प्रवक्ता UKD जी उन्होंने कहा कि उनकी रहने की व्यवस्था, जब वहां पर कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं है, फैब्रिकेटेड हाउसेस बनाने, तो मैं इनका ज्ञान वर्धन कर दूं, इसके स्मरण शक्ति में ला दूं। वहां से 13 किलोमीटर, जहां तक मुझे याद है कि जो डाक जो जगह पड़ती है, जहां पे लगातार काम चल रहा है, वहां पे फैब्रिकेटेड हाउसेस बन रहे हैं, वो जोशीमठ के दायरे में नहीं आता। और वो उन लोगों की सहमति से हुआ, जब उनको कहा कि ये जमीन सरकार चयन कर रही है, क्या आप लोग इससे एग्री हो, तो उन्होंने, वहां के लोगों ने कहा कि हम सब एग्री है। उसके बाद वहां पर काम शुरू किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि लेकिन सत्यवीर जी, आपकी इस बात से एक सवाल मुझे याद आ रहा है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि वहां पर वो अनुमति है कि नहीं है, लेकिन जोशीमठ के जो हमने हालात देखे हैं, अगर लोगों की परमिशन चाहिए होती तो डिमोलिश करने की नौबत नहीं आती सर। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें अब जो रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पे जगह चिन्हित होनी चाहिए? रिपोर्ट में तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से जो राजनीति करने वाले लोग थे, उनकी राजनीति खत्म हो गई। कि जिस प्रकार से उस समय कह रहे थे कि सारे लोग उस समय NTPC पे या JP पे या अन्य जो कंस्ट्रक्शन के काम थे, उनके ऊपर कह रहे थे कि भाई ये सारे के सारे जोशीमठ के जो आज की स्थिति है उसके लिए ये जो सारे के सारे ये गंभीर परिणाम जो देखने को मिल रहे हैं, ये सारी कंपनियां उसमें उनकी वजह से ही हो रहा है। वंतत्वगत्वा रिपोर्ट आई नामचीन संस्थानों की, उन्होंने तो बिल्कुल इसको सिरे से खारिज कर दिया। और NTPC जो टनल बन रही है वो हमारे समय की तो है नहीं, ठीक है। वो उसको, उस प्रोजेक्ट को भी लाया तो किसने लाया? उस समय कांग्रेस ने लाया। और 1976 में मिश्रा कमेटी की एक रिपोर्ट भी आती है। अगर इतने से उस समय जो रिपोर्ट आई थी, अगर उस पर काम कर लेते तो आज ये हमें चर्चा का विषय नहीं होता। और दूसरा ये बता दूं मैं आपको कि जो NTPC की जो टनल जा भी रही है, वो अपोजिट ऑफ जोशीमठ है। तो जोशीमठ तो उससे वैसे ही इफेक्ट नहीं हो रहा। और जो अभी जो आपके सती जी है, उन्होंने बोला, मुझे लगता है कितना उस वैज्ञानिकों से जो वहां पर आए थे या संस्थान आए थे, उनसे, उनके साथ कितना उनका संपर्क था या कितना संवाद था। 11 नमूने तो मुझे भी याद है, मैंने आपकी HNN की डिबेट में ही बोला था कि 11 जगहों से वो नमूने ले गए, पानी के सैंपल ले गए। और ये तो हाईकोर्ट ने भी माना है, हाईकोर्ट ने भी माना है कि जोशीमठ संघर्ष समिति ने जो सवाल उठाए थे वो जायज इसलिए थे क्योंकि उस समय कोई ऐसी रिपोर्ट भी है, एग्जिस्ट भी करती है, उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं थी। अगर सार्वजनिक कर दी जाती तो शायद ये इंफॉर्मेशन पहले आ जाती और क्योस कम होता। मैं आपको बता रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण है वो लगातार काम वहां पे चल रहा है। फिर मैंने कहा कि फिर जैसे उन्होंने कहा कि भाई 2 ही नमूने लिए गए, एक JP से और एक NTPC से। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपके चैनल बोला 11 जगहों पे नमूने लिए गए थे। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला दिया, उन्होंने रिपोर्ट का हवाला दिया। वो तो उसमें जिक्र आएगा ना, जो अब आप कई जगह से सैंपल लेते हैं, जो रिजल्ट में आपका मैक्सिमम अप्रोच करता है, उसी रिजल्ट को तो आप रिपोर्ट में प्रेजेंट करोगे। जो नगण्य है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको क्यों उसमें रिपोर्ट में इंगित करोगे? अब मैं आपको ये बताता हूं, जिन्होंने कहा कि दूसरा एक और चीज बताई, तो जोशीमठ के ही है, जोशीमठ के संघर्ष समिति के हैं। अगर ये कह रहे हैं तो मुझे पता नहीं किस प्रकार का अध्ययन है कि जनसंख्या का घनत्व का कोई वहां पर भारी नहीं पड़ रहा। रिपोर्ट में ये आ रहा है, सीधा से निकल के ये रिपोर्ट में आ रहा है। अगर इन्होंने रिपोर्ट कह रहे कि किसी ने अध्ययन नहीं किया, चलो इन्होंने अध्ययन किया, मान लेता हूं इनकी बात। अगर इन्होंने अध्ययन किया है कि वहां जनसंख्या का जो घनत्व हुआ है, उसके कारण जो ड्रेनेज सिस्टम वहां का बिगड़ा, और जो वहां का जो मट्टी की जो क्षमता है और मट्टी का जो प्रकार है, वो उसको झेल ही नहीं पा रहा है। तो मुझे बड़ा इस पे आश्चर्य होता है कि वो जनसंख्या को उसमें कह ही नहीं रहे कि जनसंख्या का उस पे कोई भार नहीं पड़ रहा। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, सतीश जी एक मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए। एक चीज और मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई इस रिपोर्ट को इतने दिनों में सार्वजनिक किया, आज तो रिपोर्टें भी है, 11 संस्थानों की रिपोर्टें आपके पास है, जो 11 संस्थान वहां काम कर रहे थे। और केदारनाथ में जब आपदा, कोई बता दीजिए, एक रिपोर्ट बता दीजिए वहां पर क्यों आपदा आई, कौन सा संस्थान वहां गया था, किस प्रकार के वहां पर इस प्रकार से वहां पे प्रोटेक्शन होना चाहिए था, क्या भविष्य में होना चाहिए था, बता दीजिए आप। हमने तो जैसे ही वहां पर कोई घटना घटती है, तत्काल वहां पर हमने संस्थानों को भेजा, किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो, उसके लिए हमने काम किया। अभी एक पैन्यूली जी ने बताया कि हमने बजट में क्या, मैंने पहले ही बताया आपको, 1000 करोड़ का तो हमने उसी समय प्रावधान किया था। 45 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने उस समय
तरजीह दिए थे, वहां के जीवन शैली के आधार पर उनको वहां पर जिस प्रकार से मुआवजा देना चाहिए था वो मुआवजा दिया। सरकार निरंतर काम कर रही है, 11 सदस्यीय टीम वहां पर काम कर रही है लगातार। डिटेल्स में अगर 8 सदस्य सर, 8 संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। नहीं, ये संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। उस समय 11 थी जो गई थी, ठीक है, उसमें से जो महत्वपूर्ण थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट, मैं 11 की मैं इसलिए कह रहा हूँ, 11 लोगों की समिति जो है वो मैं बता रहा हूँ, उसमें ब्लॉक प्रमुख है, उसमें स्थानीय विधायक है, वहाँ की नगर पालिका के अध्यक्ष है। संस्थाओं की बात नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जिन्होंने जो ये सब काम देख रही है, जो मैं कह रहा हूँ जो राहत के काम देख रही है, जिनकी उनकी समिति के साथ वगैरह। आप ये बताइए सर, जो अभी जोशीमठ में काम चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं? कितने फैब्रिकेटेड भवन अभी तक बन चुके हैं? कितने लोगों को डिस्प्लेस किया जा चुका है? कोई ऐसा आंकड़ा है? मैं जो डाक में जो काम चल रहा है इस समय लगातार वहां पर फैब्रिकेटेड हाउसेज बन रहे हैं। मैं इसलिए एक्चुअल डेटा इसलिए नहीं बताऊंगा कि मेरे पास अभी वो एक्चुअल डेटा है नहीं है, कि आप ले सकते हो, सरकार से आप ले सकते हो, उस रिपोर्ट को ले सकते हो कि वहां पर, और लगातार वहां पर बन रहे हैं। 3 जो महत्वपूर्ण उसमें कंपनीज काम कर रही है, एक सरकार की कर रही है, RWD कर रही है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन काम कर रही है उसमें, और NTPC उसमें काम कर रही है। उन्होंने बाकायदा सरकार को कहा है कि 4000 फैब्रिकेटेड हाउसेज हम बना के देंगे, और वो लगातार काम चल रहा है। अगर नहीं आपको रिपोर्ट चाहिए तो सरकार से आप वो रिपोर्ट ले सकते हो कि अभी तक कितने फैब्रिकेटेड हाउसेज बने हैं। जी सतीश जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? अरे देखिए, एक तो ये जो प्रवक्ता साहब है, इनकी जो जानकारी है ये बिल्कुल गलत। पहली बात ये कह रहे हैं कि NTPC का जो प्रोजेक्ट है वो जोशीमठ की अपोजिट पहाड़ी पर है ना, वो जो टनल है, तो इनको कुछ पता ही नहीं है। वो टनल जोशीमठ के शहर के नीचे से गुजर रही है, ठीक है। तो ढाक का जिक्र कर रहे हैं, ढाक में जो है 16 फैब्रिकेटेड हाउस बने, वो भी बहुत महीनों के बाद। एक आदमी नहीं गया वहाँ, और कोई काम नहीं चल रहा है, कोई HPC काम नहीं कर रही है, कोई NTPC वहाँ काम नहीं कर रही है, प्राइवेट ठेकेदारों को काम दिया गया, वो पूरा हो गया, 16 बने हैं केवल हट, और कोई काम वहाँ नहीं चल रहा है। अच्छा सतीश जी, कितने आपने कहा 16 बन गए हैं? सतीश जी, मैंने जो कहा, सतीश जी एक मिनट, मैं इसी पे काउंटर करना चाहती हूँ सर। आपने कहा 16 फैब्रिकेटेड घर बन चुके हैं, कितने का आश्वासन आप लोगों को दिया गया था? कितने फैब्रिकेटेड भवन बनने वाले थे? 4000 की बात हुई जनवरी महीने में, जब हमारा समझौता हुआ प्रशासन के साथ, सरकार के साथ। उस समझौते में कहा गया कि 4000 प्री फैब्रिकेटेड हट्स बना करके देंगे, और वो भी कहा गया कि 2 महीने में बन जाएंगे। 6 महीना लगा, तब जाकर के 16 बने। उन 16 में भी कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जोशीमठ से बहुत दूर है, और कोई काम नहीं चल रहा है वहाँ। जो ये बार बार कह रहे हैं वहाँ काम चल रहा है। दूसरी बात, जो इन्होंने मेरी बात को कहा कि GSI वाले पे, मैंने कहा कि देखिए GSI भूगर्भ विज्ञान की संस्था है, उसकी जो रिपोर्ट है वो भूगर्भ के संदर्भ में है। वो मैं कह रहा हूँ, जनसंख्या का मामला अलग है, वो दूसरी रिपोर्ट है CBRI की, है ना। वो 8 संस्थाएं हैं, 11 संस्थाएं नहीं है, 8 संस्थाएं हैं जिन्होंने अलग अलग अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने NDMA को सौंपी रिपोर्ट। अच्छा सतीश जी, एक और छोटा सवाल आपसे सर, एक और छोटा सवाल, जो यहाँ पर बात निकल कर आई कि आप लोगों से पूछा गया था जहाँ पर फैब्रिकेटेड भवन बनाने जा रहे हैं, वहां पर जमीन ले रहे हैं, वहां पर जगह चिन्हित की गई है, आप लोगों से पूछा गया था, आप लोगों ने अप्रूव किया था, इस पर क्या कहेंगे? कहीं नहीं पूछा गया। आज अपनी बात से वो कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं। इन्होंने जो है पहले कहा पीपल कोटी चले जाइए, मायापुर में पीपल कोटी में जगह देखी गई कि वहाँ 2 जगह चयन करी गई थी, करेंगे। अरे सुनिए तो सही भाई साहब, मैंने तो सही तो बोलिए आप। ठीक है जी सतीश जी, अपनी बात पूरी लेकर के वहीं के लोगों ने, मायापुर पीपल कोटी के लोगों ने विरोध किया। आज के दिन पे उस पीपल कोटी में जहां ये हम लोगों को बसाने की बात कर रहे थे, उसकी हालत आज जोशीमठ से ज्यादा खराब हो गई। बरसात में वहां बादल फटा, वो पूरा इलाका आपदा के घेरे में आ गया है, जहां जोशीमठ के लोगों को बसाने की बात हो रही थी। अब जो है, जो आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर सिन्हा है, वो कह रहे हैं गौचर के सामने इन्होंने कोई जगह देखी है, वहां जाकर के हम लोगों को पटक देंगे। जहाँ इन्होंने जगह देखी है वो जगह भी जो है खराब है, वहाँ जो है रेलवे का प्रोजेक्ट आ रहा है, रेलवे की टनल आ रही है वहीं से, और वहाँ लोग पहले से पीड़ित हैं, लोग पहले ही वहाँ प्रभावित हैं गौचर में, जहाँ ये बसाने की बात कर रहे हैं। तो जोशीमठ के बारे में जो हमसे पूछा गया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हुई कि महेंद्र भट्ट जी से, उनसे हमने कहा, मुख्यमंत्री से हम 2 बार 3 बार मिले, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने सुझाव मांगे, हमने सुझाव दिए उनको, कहाँ जोशीमठ में जगह उपलब्ध है, कहाँ लोग बसाए जा सकते हैं, कहाँ जगह स्थिर है। हमने बताया कि जोशीमठ के ही 2-3 किलोमीटर के दायरे में ऐसी जगह उपलब्ध है जो भूगर्भिक दृष्टि से स्थिर है, ठीक है, जहां लोगों को बसाया जा सकता है।
उस पर कहीं कोई विचार नहीं किया गया। वो सारे सुझाव लिखित है, दिए गए हैं, वार्ता में आए हैं जी। तो उनके मिनट्स हमारे पास उपलब्ध है जी। तो ये जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ऊपरी धरातल से ऊपर की बातें हैं। जो जमीन पर स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। आज के दिन पर जब ये रिपोर्ट आ गई है तो लोगों में पैनिक फैल गया है। जब आप पूरा एक इलाका हटाना चाहते हैं और आपके पास विकल्प कुछ तो नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है संदेह के दायरे में है, सती जी, प्रश्न है उन विकल्पों पर। सती जी, क्या आपको लगता है कि आपने कहा ये रिपोर्ट आने के बाद पैनिक फैल गया है, कि आपको लगता है कि यही वजह रही होगी कि सरकार ने उस वक्त ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, कि उन्हें लगता होगा कि उस समय पैनिक और ज्यादा होता? देखिए, इस बारे में हमारी जब मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई शुरू में जनवरी के महीने में, हमने उनसे कहा कि आप जो है हाई पावर कमेटी गठित कीजिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, हम लोगों को उसमें शामिल कीजिए, जो भी विस्थापन पुनर्वास की बात होगी हम साथ मिलकर के जब इस एक टीम के तौर पर काम करेंगे ये स्थितियां नहीं पैदा होंगी। लेकिन सरकार ये चाहती नहीं थी, अभी भी नहीं चाहती है। तो जो है अगर ये रिपोर्ट पहले आ जाती, हमसे बातचीत होती, तो हम लोगों में ये जो सब फैल रहा है इसको रोक सकते थे, इसको व्यवस्थित तरीके से इस काम को किया जा सकता था। जो सरकार जो है ऊपर बैठ करके अपने आप सब कुछ कर देना चाहती है, एक सचिव के भरोसे, एक डीएम के भरोसे, एक एसडीएम के भरोसे, तो ये बहुत बड़ा काम है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है विस्थापन पुनर्वास का काम। अभी वो एक सज्जन कह रहे थे टिहरी में विस्थापन पुनर्वास का उन्होंने नजदीक से देखा है, हम लोगों ने देखा है टिहरी में क्या हुआ और बाकी जगह क्या हो रहा है वो भी हम लोगों ने देखा। जवाब ले लेते हैं। हम लोग जो है आपदाग्रस्त लगातार आपदाओं से घिरे रहे हैं, हमको पता है कि कितनी जटिल ये चीजें होती हैं। इसमें बगैर जनता के सहयोग के आप ये काम नहीं कर सकते थे। हमने शुरू में मुख्यमंत्री जी से कहा, लेकिन वहाँ तो ये था कि उनको राजनीति करनी थी हर चीज पर, कि हमको श्रेय जाना चाहिए। अभी भी श्रेय की लड़ाई है जो ये सब कह रहे हैं, श्रेय लेना छोड़िए और वहाँ जोशीमठ के लोगों का क्या होगा, उस नगर का क्या होगा, इस बारे में सोचना शुरू। चमोली जी, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, हम दो वर्जन सुन रहे हैं, एक वो जो सत्यवीर जी कह रहे हैं, दूसरा वर्जन वो जो सती जी कह रहे हैं। एक संघर्ष समिति के संयोजक हैं, दूसरे सरकार के पक्षधर हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है आपको क्या वजह लगती है? क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत नजदीक से जाके आप लोग कहते हैं हम साथ हैं उनके, तो क्या वजह है इस डिफरेंशिएशन की? दिव्यदर्शिनी, अतुल सती जी की बातों में कुछ बातें स्पष्ट झलकती हैं। वो अपने शब्दों में कहना चाहते हैं सरकार से, सत्यवीर भाई से, मेरे कातिल तू मुझे कत्ल तो कर, लेकिन मेरी मौत की मुझे वाजिब वजह बता। एक प्रवक्ता होने के नाते सत्यवीर भाई एक अच्छा पक्ष अपनी पार्टी का रख रहे हैं। मैं एक प्रवक्ता होने के नाते आपके मंच पे अपनी बातों को रख रहा हूं और डॉक्टर साहब अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन अतुल सती वो नाम है जो इन सब चीजों से प्रभावित हो रहा है, जो जिसे ये नहीं पता है कि वो अब जोशीमठ से जब अपना घर खाली करेगा तो वो अपने बच्चों को लेके कहां जाएगा। दिव्यदर्शी, जिसके आगे आज ये संकट है कि वो अपने परिवार को लेके, एक परिवार, एक गांव जहां आपका लंबा इतिहास रहा हो, 600-700 सालों से आपके पूर्वज वहां रहे हो, अगर आपको वहां एकाएक खाली करना पड़ जाए तो दिव्यदर्शनी आप उनकी मनोदशा समझ सकती है। बिल्कुल। और आप समझ सकती हैं जब मंचों से ये कहा जाए कि वहाँ निरंतर काम चल रहा है और बड़े बड़े फैब्रिकेट भवन बन रहे हैं, विकास हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और एक वो आदमी जो उससे प्रभावित है वो आते सार अगर सरकार की बातों को नकारने का काम कर सकता है तो आप समझ सकता है किस तरह की राजनीति हमारे राज्य में चल रही है। ये राजनीतिक विषय राजनेता लोगों के लिए दिव्यदर्शनी हो सकता है। अगर पर आपको ऐसा क्यों लगता है सर, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मसला यहाँ पर यहाँ पर अगर कुछ भी होता है, चाहे वो सोशल से जुड़ा हो, लोगों से जुड़ा हो, पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, कहीं ना कहीं उसे राजनीतिकरण का नाम दे दिया जाता है। दिव्यदर्शनी, इस देश में जब जब आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उसे राजनीति कहने का कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रभावित लोग जब स्पष्ट रूप से सरकार से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे लिए जो योजना है, हमारे लिए विस्थापन के कार्य, हमारे लिए जो योजना आप रोड मैप आगे तैयार करना जा रहे हैं, उस समिति में, उस कमेटी में हम लोगों को रखने का काम करें। ये तो दिव्यदर्शनी वही बात हो गई कि आप सब कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं लेकिन मेरे से नहीं सुनना चाहते हैं कि मैं अपने लिए क्या करवाना चाहता हूँ। ये बहुत एक ऐसी बात है जिसको भाजपा के साथियों को समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको अतुल सती से परहेज हो सकता है, ठीक है, आपको संदीप चमोली से परहेज हो सकता है, आपको डॉक्टर पॉइनली से परहेज हो सकता है, आप एक साधारण व्यक्ति को जो प्रभावित इस मुद्दे से हो रहा है, जिसका घर टूट रहा है, उस व्यक्ति को आप उस समिति में लीजिए। किस चीज के क्यों रुक रही है सरकार?
गैर राजनीतिक व्यक्ति को आप इसमें रखिए। और इनकी कार्य क्षमता की बड़ी बड़ी बातें हमारे प्रवक्ता साथी यहाँ कर रहे हैं। ये एक बार बता दें कि इन 1.5 वर्षों में क्यों इतना लंबा समय लग गया ये रिपोर्ट इतनी देर में, और वो भी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जारी हुई। अगर इस पे सत्यवीर भाई कोई स्पष्ट बात कह दें तो मैं समझूंगा कि राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि फरवरी में ये रिपोर्ट आपदा सचिव पे आ जाती है और आज 10वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी आपके चैनल पे, सभी चैनल पे कहते हैं कि हम उस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इतना संवेदनशील आप इस मुद्दे को नहीं मानते, इतना संवेदनशील आप पहाड़ के लिए नहीं सोचते कि 7-8 माह में आप उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाए। क्या कार्य आप इस राज्य के लोगों के लिए कर रहे हैं? तो दिव्य दर्शनी, सरकार को सचेतना होगा। राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दा किसी का परिवार उजड़ने का मुद्दा है। इससे उठकर आगे बढ़कर सरकार को इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सरकार के नुमाइंदे यहाँ कहेंगे कि टर्नल जो है वो सीधी नहीं उल्टी बहती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सचेत होकर सरकार इस मुद्दे पे काम करने का काम कर रही है। ठीक है डॉक्टर पेनोली, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, तो क्या जो कहा गया है कि ये रिपोर्ट आने के बाद पैनिक क्रिएट हो गया है, तो कोई भी सरकार ये चाहेगी कि पैनिक क्रिएट ना हो, पहले सब कुछ स्पष्ट हो जाए उसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे? देखिए दिव्या जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भाई हम लोग देहरादून से बैठ के जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, सत्यवीर भाई जिस मुद्दे को देहरादून से बैठ के और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस बात को रख रहे हैं, हमारे सबके वर्जन से इम्पोर्टेंट वर्जन होता है अतुल सती जी का। जी भाई सरकार ने अभी सत्यवीर भाई कह रहे थे सरकार ने 1000 करोड़ जारी करा, 100 करोड़ अभी जारी करा, केवल 16 घर बनाने के लिए, 16 फैब्रिकेटेड मकान। अभी सत्यवीर भाई ने कहा कि वहां पे पब्लिक की कंसेंसस ली गई, पब्लिक से बात की गई, और अतुल सती जी कहते हैं कि हमने सरकार को लिखित में दे रखा है, जमीन यहाँ है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, हाई पावर कमेटी बनाइए। तो ये दो चीजें जब वहां के लोग बोल रहे हैं कि हम हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक हाई लेवल कमेटी बनाओ, एक समन्वय कमेटी बनाओ, और उसके बाद 2 किलोमीटर के अंदर अगर हमको विस्थापन मिल जाता है तो आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं अपने घर से या अपने वहां से कहीं दूर जा रहा हूँ, वो विस्थापन का दर्द वो नहीं झेलता है। 13 किलोमीटर दूर आपने उनको भेजा, और जैसे वो कह रहे हैं कि वहां पे 4000 मकान बनाने की बात हुई थी फेज में, और अभी तक केवल जो है 16 मकान जो उनके अकॉर्डिंग है, 16 मकान वहां पे केवल बने हैं फैब्रिकेटेड के, और वो भी प्राइवेट ठेकेदार बना रहे हैं, कोई भी बनाए, लेकिन वहां पे केवल 16 मकान बने हैं। अब ये लगाइए कि 1.5 साल में अगर आप वहां बोल रहे हैं कि वहां की 30,000 या 32,000 वहां की आबादी हो गई है, तो वो 16 मकानों में कहाँ वहां से जो विस्थापन होगा, अगर 1.5 साल में 16, ठीक है, तो 4000 बनाने में कितना टाइम लगेगा वो आप सोच लीजिए। अब जहां पीपल कोटी की और उसकी बात हुई, जहां लोगों ने मना करा, दूसरी जगह जब गए, अब गौचर और जोशीमठ पोल्स अपार्ट, अगर आप पहाड़ों में जाएंगे ना तो 10-15 किलोमीटर में बहुत दूर लगता है जी। तो गौचर और जोशीमठ में तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी चमोली जी कह रहे थे, ये केवल एक शहर, एक गांव का विस्थापन नहीं है, एक रोजगार का विस्थापन है, एक इकोनॉमी का विस्थापन है, एक उत्तराखंड की जो रीढ़ है चारधाम यात्रा, उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और उससे भी बड़ी चीज आदि गुरु शंकराचार्य जी का वहां पे तपस्थली है, जो हिंदू आस्था के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है जी। तो उस जगह को वीरान करना, उसको 13-14 किलोमीटर दूर वहां के लोगों को डाल देना, तो देखो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भी ये न्याय नहीं है। और सरकार की मंशा, अगर सरकार की मंशा सही होती तो जैसी रिपोर्ट फरवरी में टेबल हुई थी, 1 से 1.5-2 महीने, 3 महीने बहुत होता है किसी रिपोर्ट को पढ़ने में, चाहे आप विशेषज्ञों से पढ़वाएं, चाहे आप अपने ब्यूरोक्रेट से पढ़वाएं, और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर। पैनिक की आप बात कर रहे थे, अच्छा वो ऐसा तो होगा नहीं कि कभी रिपोर्ट नहीं आएगी, बिल्कुल, या ऐसा तो होगा नहीं कि कभी स्टेबल हो जाएगा इतनी जल्दी। तो सरकार ने रिपोर्ट क्यों रोकी?
रिपोर्ट सार्वजनिक कर लेते। अगर इनकी बस की नहीं थी पढ़ना, प्राइवेट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत विद्वान, उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत सारे हमारे एक्सपर्टीज हैं उत्तराखंडी लोग, वो पढ़ लेते जी, वो बता देते सरकार को, अच्छा तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, हम ये बता रहे हैं, इस तरीके से करो। तो सरकार का मनसा पे शक होता है जी। एक कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों दबाई, हाई कोर्ट में अपोज क्यों कर रिपोर्ट दबाने का, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब हाई कोर्ट ने कहा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो रिपोर्ट जारी न कर रही जाए, तो सरकार ने अपना वर्जन दिया कि ये इसमें ऐसे ऐसी वो है कि ये रिपोर्ट जारी नहीं हो सकती जी। तो वो अब एक, और दूसरा एक पॉइंट तो रिपोर्ट दबाना, दूसरा सरकार का वर्जन और वहां के आम लोगों के वर्जन में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। बिल्कुल। सत्यवीर जी, आप इससे पहले बोले, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर जो समिति बनाने की बात की जा रही है, इस रिपोर्ट ने सवाल सिर्फ जोशीमठ के लिए नहीं उठाया है, कई ऐसे हिमालयी क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरीके की समस्या आ रही है, तो उनका क्या होगा, किस तरीके से उनको अब डेवलप किया जाएगा, किस तरह से बचाया जाएगा इस समिति के माध्यम से? सरकार का राजधर्म है कि भाई जितने, जब इस प्रकार की कोई प्रकरण सामने आता है तो हमारा भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है उत्तराखंड का, जहाँ भी इस प्रकार का घनत्व है, जहाँ भी इस प्रकार के शहर बसे हैं, और खासकर चाहे जोशीमठ हो, चाहे मसूरी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, ये सब जितने भी शहर के, मैं चाहे नैनीताल हो, इन शहरों के नाम लिए, ये मूलतः अगर आप यहाँ इनका अगर पुराना इतिहास देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में लोग रहते थे। जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर सब बाहर से आए हैं, गांव के लोग ही आए हैं, वहाँ पर आए हैं, सबके अपने गांव में भी है, सब अपने जो भी रीति रिवाज है, त्यौहार है, वो सब गांव में मनाने जाते हैं। अब जो आपने कहा कि भाई सरकार के जो हमारे मंत्री है प्रेमचंद जी ने कहा है कि भाई 7 सदस्य कमेटी बनाई है, उन सबका अध्ययन करेंगे, तो ये तो स्वागत योग्य कदम है कि भाई सरकार पहले ही सचेत है कि इन सब के लिए, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम पूरे उत्तराखंड में जो जो इस तरीके के बसे हुए शहर हैं उनका, जिस प्रकार से पहाड़ों पे जो बसे हुए शहर हैं उनका अध्ययन कराएंगे, और उसके बाद जिस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होगी उसकी व्यवस्थाएं करेंगे। तो ये स्वागत योग्य कदम है। जी, आपको याद होगा अभी हाल ही में मसूरी को लेकर भी ऐसी सिमिलर रिपोर्ट आई है जहां पे कहा गया है कि ओवर टूरिज्म जो है, ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ी वजह है, ना पार्किंग प्लेसेस हैं, गाड़ियों का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम टूरिज्म, क्योंकि हम टूरिज्म स्टेट हैं, टूरिज्म को बढ़ाना है, दूसरी तरफ हमारी ऐसी टूरिस्ट लोकेशंस जो हैं टूरिज्म की वजह से प्रभावित हो रही हैं, तो दोनों में तालमेल कैसे बने? वो हो रहा है, वो मैं आपको 2-3 बता दूं कि अभी जो केंद्र सरकार के माध्यम से क्या विकास के कार्य चल रहे हैं, जो हमारा चंबा से जो रोड जा रही है उसको बाई सीधा वो उसका डेवलपमेंट मुझे लगता है लगभग पूरा हो गया। एक आपका इधर से विकासनगर होते हुए, जूडो होते हुए किस प्रकार से उसको कनेक्ट किया जाए, उसको उसका चौड़ीकरण के लिए उसका DPR भी लगभग हो गया, तैयार हो गया। एक और भी जो महत्वपूर्ण है कि हमारा यहाँ डोईवाला से लेके यमुनोत्री विधानसभा में खरादी पड़ता है, वहां तक का भी DPR बन गया है कि रेलवे से कनेक्टेड हो। तो वो सब, उन सभी विषयों पे काम चल रहा है कि कैसे उसका जो मसूरी का जो बाहर है उसको, जो मतलब जो एक ऐसा पर्यटन का यात्री है कि जो कम समय में वहां दूसरे स्थलों तक पहुंचना चाहता है, उन सब विषयों पे काम चल रहा है। एक बात और बताना चाहता हूँ, सतीश जी कह रहे हैं कि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, उन सभी जोशीमठ के नागरिकों से सलाह मशवरा किया गया, उसके बाद सरकार ने प्रत्येक कदम उनके कहने पे उठाया। आज वो मुखर रहे, हो सकता है कि उनका मोटिव तो मायापुर पीपल कोटी वाली जो बात आ रही है वो क्यों आ रही है? मायापुर पीपल कोटी की जगह अगर चिन्हित की गई थी तो वो अब मुकर क्यों रहे इस बात से? वही तो कह रहा हूँ कि उनको अपना उद्देश्य है या उनका जो मोटिव है वो क्लियर करना चाहिए। भाई हमारा मोटिव क्या है, भाई हमारा मोटिव क्या है, उनको क्लियर करना चाहिए। और एक बात और आई कि भाई ये जो पैसा दिया गया है, पैन्यूली जी ने कहा कि भाई वो केवल इन घरों के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो 45 करोड़ पहले दिया उस समय और जो अब बजट में दिया गया वो इसलिए दिया गया कि भाई लोगों को जिस प्रकार से वहां पर एक सरकार ने उसी समय कहा कि जो बैंकों से लोन लिया है उसको सरकार, बैंकों को कहा गया कि अभी ना लिया जाए, जो उनके बिजली के बिल है उनको माफ किया जाए, सरकार देगी। और जो वहां पर जो अन्य व्यवस्थाओं में जो खर्चा आएगा, चाहे उनके जैसे वहां के उनके रख रखाव में जो व्यवस्थाएं थी या जो अन्य पैसे जो उनके, मैंने बताया कि अन्य व्यवस्थाओं में पैसा दिया गया, फूड रिलीफ में दिया गया या उनके जानवरों के लिए दिया गया, वो सामान को शिफ्ट करने के लिए दिया गया,
उन सब के लिए। यही नहीं, सरकार इस पे भी काम कर रही है कि कोई वहां रहना चाहता है नहीं, अदरवाइज उसका जो लैंड एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया है या उसका जो मकान का जो एरिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको अभी का तो जो अनुपूरक बजट में जो 100 करोड़ पारित किया गया है वो तो रीडेवलपमेंट के लिए किया गया है सर। वो तो रीडेवलपमेंट जोशीमठ को किस तरीके से दोबारा बसाया जाए उसके लिए किया गया है 100 करोड़ जो अभी दिया गया है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार को जिस सेंसिटिव तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से सरकार काम कर रही थी और लगातार काम कर रही है। ये पहली बार उत्तराखंड की, मुझे तो लगता है देश के अंदर पहली बार हुआ होगा, इतने बड़े बड़े संस्थान एक साथ आते हैं और एक साथ बैठ के काम करते हैं और इतने विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में जाते हैं। सर चिंताजनक भी है, चिंताजनक है कि एक घटनाक्रम जो है इतने सारे इंस्टीट्यूट्स को साथ में लाता है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि अगर मिश्रा कमेटी को ध्यान में रख लिया जाता सरकारों द्वारा तो शायद उस समय कांग्रेस थी, हम तो उस समय थे भी नहीं 1976 में। सर सबको इस प्रदेश में मौका मिला है, सबको इस प्रदेश में मौका मिला है। 5-5 साल कांग्रेस भाजपा दोनों ने चलाए। बिल्कुल आप अपनी सरकार को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि 1976 में जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर काम होना चाहिए था। आज हम इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे भी ना होते। और मैं फिर कह देना चाहता हूँ, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है या सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये जो एनटीपीसी जो बना रही है कांग्रेस के टाइम के, फिर बता रहा हूं आपको, जो टनल है अपोजिट ऑफ उसके क्या बोलते हैं जोशीमठ के, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है वो। अगर वो उस बात को सतीश जी नहीं मानना चाहते तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि कोई और मोटिव हो सकता है। वो जोशीमठ के निवासी है, अगर वो ये बोल रहे हैं, मैप तो वहां का पता है। सुन तो लिए, जोशीमठ के निवासी तो वो भी है जो राजनीति कर रहे थे, मगर जब साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं। अब इतने संस्थान वहां पर जा रहे हैं, उसका लाभ एक दूसरा है भाई। वहां जोशीमठ के लोगों को तो है कि भाई वास्तविकता उनको पता चलनी चाहिए, सरकार को ही पता चलनी चाहिए, मगर उसके साथ जो उस इंस्टीट्यूट के जो लोग गए होंगे, वहां के जो स्टूडेंट गए होंगे, उनके लिए भी लाभ है कि भाई हमें एक रिसर्च पे काम करने के लिए काम मिल रहा है कि इस प्रकार के ये है। ये सब चीजों के लिए जब रैनी में आपदा आती है वहां पर भी इसी प्रकार के हमारे संस्थानों को भेजा जाता है। सत्यवीर जी, तो फिर इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ऐसी परिस्थितियों में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो सार्वजनिक कर देनी चाहिए, जिससे कि कुछ क्लियरिटी आ जाए और कोई जो इस तरीके की ऊहापोह की स्थिति है वो ना बन सके लोगों के बीच में। अभी ऐसा ही हो रहा है, लोगों को क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जोशीमठ के लोग बिल्कुल संतुष्ट है और वो जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हुई है, बिल्कुल संतुष्ट है वो, जिस प्रकार से सरकार उनको हर तरह की राहत दे रही है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। संदीप चमोली जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी कि आप किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे रीडेवलपमेंट के काम को रिपोर्ट के आने के बाद। दिव्यदर्शनी, जोशीमठ के लोग संतुष्ट हो ना हो, लेकिन भाजपा के लोग अपनी पार्टी के कार्य से संतुष्ट होंगे, ये बड़े भाई की बातों से झलकता है। ये वही दल है जो एक मानचित्र जो भूवैज्ञानिक जारी करते हैं कि जोशीमठ में कहाँ कितना डेंजर जोन है, उसको जारी करने के बाद तत्काल उसे कुछ घंटों के बाद हटाने का काम करते हैं। उस दिन सरकार की मंशा आप हम सबके सामने आ गई थी। इस पूरी चर्चा में अगर भाजपा के साथी चाहते हैं कि वो राजनीतिक मंच जोशीमठ को बनाने का काम करें तो इस राज्य से बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का कुछ भी नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि मिश्रा रिपोर्ट अगर हमारे समय पे आई थी, क्यों आप ऐसा विकास इस पहाड़ को देने का काम कर रहे हैं जो हमारी छातियों पे चढ़ के हमारी छातियों को चीर कर वो विकास हो रहा है? क्यों एनटीपीसी के टनल को बनाने के लिए भाजपा के लोग तुले हुए हैं? क्यों तुले हुए हैं? जबकि खुद दिव्यदर्शनी भाजपा की प्रखर नेत्री उमा भारती ने कहा था कि जो एनटीपीसी है इस टनल को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। हल्फनामा उनके द्वारा लोकसभा में दाखिल किया गया था और कहा गया था कि इस टनल को बंद करने का काम करें, ये जोशीमठ के अस्तित्व पे बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भाजपा के लोग उस एनटीपीसी को बचाने का काम कर रहे हैं। जी, डॉक्टर पेनोली, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या दर्शनी जी, जो वहाँ की वस्तु स्थिति सती जी ने बताई है, उससे सरकार के क्रियाकलापों पे और सरकार की मंशा पे निश्चित तौर पे सवाल उठते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और सत्यवीर भाई के माध्यम से सरकार को अपना एक संदेश देना चाहता हूँ कि पहाड़ों में ऐसी जो भी योजनाएं हैं, पहली, दूसरी जो भी ओवर क्राउडेड प्लेसेस हैं उनकी जो है सर्वे कराया जाए और मसूरी को भी बचाया जाए, क्योंकि मसूरी पे ऐसी ही रिपोर्ट आई है। और इसके साथ साथ जो है सरकार को और संवेदनशील होने की आवश्यकता है और जोशीमठ के लोगों को सही न्याय मिलना चाहिए उनके विस्थापन को लेकर। बिल्कुल। सत्यवीर जी, क्या आश्वासन अब आप देंगे? रिपोर्ट आ चुकी है, समिति का गठन होने वाला है, अब आगे क्या होगा?
जोशीमठ की जो लोगों को जो भी सरकार और उनको जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण कर रही है। आने वाले समय में भी जो उनकी मांगे होगी उन मांगों के आधार पर ही काम किया जाएगा। हमारी सरकार तो जनता के प्रति ही जवाबदेही है। हम तो उनके बीच में रह के 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जोशीमठ को किस प्रकार से उसके कल्चर को जहां भी उनको शिफ्ट होंगे उनके कल्चर को किस प्रकार से रखरखाव करना है उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की संस्कृति के लिए तो लगातार काम ही कर रहे हैं। जोशीमठ तो हमारा आस्था का केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है और भारत के एक महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। उसके रखरखाव के लिए जितना महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है वो कार्य लगातार सरकार कर रही है। हमें किसी भी दल से अगर राजनीतिक विद्वेष की भावना से उठ के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आता है, जोशीमठ के हित में आता है, हम उस पर काम करेंगे। हम तो कभी भी राजनीति के लिए इस प्रकार के मुद्दों को बनाते ही नहीं है। राजनीति के लिए तो हमारे अनेक विषय है हमारे पास। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा इस बात पे हुई कि जोशीमठ को लेकर जो रिपोर्ट 8 संस्थाओं की आई है, हाईकोर्ट की दखलंदाजी के बाद ये मामला निकलकर सामने और ज्यादा आ रहा है, जो डिटेलिंग है वो निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि जोशीमठ के साथ साथ जो कहा जा रहा है पहाड़ के अन्य जो हिमालयी क्षेत्र हैं जो इस तरीके से भूधसाव का शिकार हो रहे हैं उन्हें किस तरह से बचाया जाएगा और समितियों का गठन किस तरीके से होगा जो काम करेंगे इस ओर। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।